नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर होंगे। देखिए, आज हम लोग डिकोड एग्जाम जो मैगजीन कर रहे थे उसी डिकोड एग्जाम मैगजीन के कुछ पॉइंट्स को करेंगे। यानी कि आज हम लोग इसी मैगजीन के जो कि आपको निःशुल्क प्रदान की गई है, इसमें से आज हम लोग सूचकांक, रिपोर्ट्स एवं वरीयता क्रम पढ़ेंगे और ये बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सूचकांकों पर अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आप जानते होंगे। और ये एक ऐसा सेगमेंट है कि जिसमें आप बहुत कम पॉइंट पढ़ करके जो है चीजों को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो आइए और आज हम लोग सेशन को सीधे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें इसमें हो जाती हैं आपके लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके पहले जो हमने कंटेस्ट में था जो मैटर, उसको हमने ऑलरेडी पहले इसमें करा दिया है। तो ये मैगजीन आप लोग जो है डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कीजिएगा, वहां से मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली जो है 8604409201 पर भी व्हाट्सएप करके आपको ये मैगजीन मिल जाएगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहां पर अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। नाउ, पहली विश्व स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट अभी हाल ही में पब्लिश हुई थी। तो ये पेरिस स्थित जो है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, जो पशु स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण है, ने अपनी पहली विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जो है जारी की है। और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि संक्रामक पशु रोग नए क्षेत्रों प्रजातियों में फैल रहे हैं जो पहले इनसे प्रभावित थे। पहले ये इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन अब जो है क्या हो रहे हैं, इफेक्टिव हो रहे हैं इससे। ठीक है, और उनमें से लगभग आधे से अधिक यानी कि 47% में जूनोटिक ट्रांसमिशन यानी पशु से मनुष्य। तो जूनोटिक डिजीज क्या होती है? जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती है। ध्यान रखिएगा, कई बार आप एग्जाम में जूनोटिक डिजीज के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं कि व्हाट इज जूनोटिक डिजीज, तो आप कहेंगे जो पशु से मनुष्य में फैलती है या जानवरों के बीच फैलने की संभावना है। तो ये आप लोग पॉइंट क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको एकदम भी इग्नोर आपको नहीं करना। ठीक, चलिए। जर्मनी दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बन गया। अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है। तो वित्तीय वैश्विक मंच पर एक बड़े बदलाव में जर्मनी ने 2024 में जापान को पीछे छोड़ करके, किस देश को पीछे छोड़ करके, पॉइंट याद रखिएगा, जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश जो है बन गया है, जिससे जापान का 34 साल का वर्चस्व जो है क्या हो गया है, खत्म हो गया। तो अब ऋण देने के मामले में आपका जो है क्या हो गया, कौन सा देश आगे हो गया है? अब हो गया देश आपका जो है कौन सा, जर्मनी। यानी कि जर्मनी ने जापान को बैक करते हुए अब सबसे बड़े ऋणदाता देश के रूप में आगे आ गया है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को करेंगे, बाकी हम लोग स्किप करते रहे चलेंगे। ठीक है, चलिए। भारत में 11 वर्ष में 269 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। यह रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने आपको दैनिक रूप से करंट अफेयर्स में कराई हुई है और यह बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अभी हाल ही में विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट आई, यानी कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 11 वर्षों में अत्यधिक गरीबी को कम करने में जबरदस्त प्रगति की है। ध्यान रखिएगा, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ये पॉइंट्स आपके बड़े बड़े हैं, क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये डेटा आप लोग मेंस में या अपने एस्से वगैरह में मेंशन कर सकते हैं। 2011-12 में देश की अत्यधिक गरीबी 27.1% थी, जो 2022-23 में घट करके केवल 5.3% रह गई है। बहुत बड़ा डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। पहले कितना था भाई साहब? पहले तो 27.1%, ये 11-12 का आंकड़ा है आपका, क्या 11-12 का आंकड़ा है। जबकि अगर बात हम 22-23 की करेंगे, 22-23 में आंकड़ा घटकर कितना हो गया है, ये हो गया आपका कितना, 5.3%। 5.3, ये एक बहुत बड़ा जो है डिफरेंस है ये अपने आप पे जो है। ठीक है, 27.1% से घट के गरीबी 5.3 हो गई है, यानी कि एक दशक में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखो, पहले 344.47 मिलियन यानी कि 34.4 करोड़ लोग जो है अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे 11-12 में, जबकि अभी जो आंकड़ा घट के आया है वो आ गया, कितना आ गया है, 22-23 में 7.5 करोड़, यानी कि भैया 34.4 करोड़ लोग गरीब थे, अत्यधिक गरीबी थे। कब? 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार, जबकि अभी घट के हो गए हैं मात्र 7.5 करोड़। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है, भारत की रिपोर्ट नहीं कहती है। भारत की रिपोर्ट कहती तो कहा जा सकता था कि भाई झूठ बोल रही होगी, लेकिन वर्ल्ड बैंक की चूंकि रिपोर्ट है, ये भारत के लिए, भारत सरकार के लिए खुशखबरी वाली बात है कि वर्ल्ड बैंक ने यह डेटा जारी किया है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसी बात को लेकर के वर्ल्ड बैंक ने भारत के
वर्तमान गवर्नमेंट की या जो भी पॉलिसी चल रही थी उन सभी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज की तारीफ की जम करके, भाई आपने अधिक जो है काम किया, अत्यधिक काम किया इस चीज पर। ठीक, चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए, यानी कि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पेपर में आउट टाइप का प्रश्न है आपके, भैया आना ही आना तय है, मान लीजिए। ठीक, चलिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 148 देशों में 131वां स्थान प्राप्त किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी आपको इसको स्किप नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 2024 की तुलना में 2 पायदान क्या है, नीचे है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पॉइंट है। और आप जानते होंगे जो है भारत का समग्र जेंडर पैरिटी स्कोर 64.1% पर बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति धीमी है। चलिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 19वां संस्करण 12 जून 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। कई बार क्या होता है कि जब कोई रिपोर्ट जारी की जाती है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। जब भी कोई इंडेक्स जारी किया जाता है, रिपोर्ट आती है, वह रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, ध्यान रखिएगा। जैसे जब भी कोई इंडेक्स आए, फॉर एग्जांपल कोई इंडेक्स जारी किया गया, कोई रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, कोई रिपोर्ट, अब इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, इस रिपोर्ट में आपको पढ़ना रहेगा क्या क्या, नंबर 1 कि रैंक कितनी है, किसकी रैंक कितनी है, किसकी, इंडिया की रैंक कितनी है। ठीक, अच्छा रैंक के साथ साथ में उसका स्कोर भी कई बार पूछ लेता है कि स्कोर कितना रहा है। रिपोर्ट में यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि जो आसपास के देश हैं भारत के, जैसे नेपाल, भूटान, उनके बारे में पूछ लेता है। कई बार ब्रिक्स समूह में, ब्रिक्स में जो देश आते हैं, क्या जो देश ब्रिक्स समूह में आते हैं उनके बारे में कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि ब्रिक्स समूहों में अलग अलग देशों की स्थिति क्या है, या ब्रिक्स समूहों में जैसे 5 देश है ब्रिक्स में, तो इन 5 देशों में भारत की रैंक किस नंबर पे है, यही प्रश्न पूछ लेता है। कई बार क्या पूछता है, कई बार देखो स्कोर हो गया, रैंक हो, और कई बार प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, प्रथम रैंक पर कौन है और अंतिम पर कौन है। तो इतने प्रकार के प्रश्न जो है आप एग्जाम पूछाते हैं। जब भी कोई इंडेक्स या रिपोर्ट आए तो आप इस पैमाने पर आप जो है क्या करिए, याद रखिए, यानी कि ब्रिक्स के बारे में पूछ लेगा, पड़ोसी देशों के बारे में पूछ लेगा, स्कोर पूछ लेगा, रैंक पूछ लेगा भारत की, ठीक है, भारत का रैंक के अलावा जो पड़ोसी देश है उसके रैंक, और प्रथम और अंतिम पायदान पर कौन है, यह भी प्रश्न आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। चलिए अब इसमें शीर्ष 5 देश कौन से हैं, देखिए, जैसे कि आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड, ये क्या है, टॉप 5 कंट्रीज हैं इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जहां पर प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की रिपोर्ट, तो ये भी हाल ही में इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर, वहीं भारत से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका है। यानी कि भैया अब क्या है, 3rd नंबर पर जो है देश आ गया है, क्या, भारत, जो कि बिजली उत्पादन में क्या है, सबसे तेज वृद्धि करने वाला रहा है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सरकार जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पर खूब खासा काम कर रही है। ठीक है, चलिए आप जान होंगे लगातार बढ़ती हुई मांग के अनुसार ही दरअसल यह वृद्धि देखने को मिली है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की रिकॉर्ड में 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है इस रैंकिंग में। जो IIT दिल्ली है आपका, IIT दिल्ली देश का शीर्ष रैंक वाला स्थान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली वाले खुश हो जाइए, मौज मस्ती कर लीजिए, क्यूएस वर्ल्ड जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली को प्रथम स्थान मिला है भारत देश में। ओके, दुनिया भर के उच्च संस्थानों के रैंकिंग के नए संस्करण में IIT दिल्ली की रैंकिंग 123वें स्थान पर है भाई साहब, 123rd रैंक पे है। ये आपको नंबर क्या करना है, याद कर लेना है। पहले यह रैंकिंग 150 थी, अभी 123 हो गई है। इस बार क्यूएस रैंकिंग में टॉप 150 यूनिवर्सिटी में IIT बॉम्बे को इस बार जो है 150 यूनिवर्सिटी में IIT दिल्ली के अलावा IIT बॉम्बे का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। IIT बॉम्बे को इस बार क्यूएस रैंकिंग में 129 यानी कि 129वां स्थान जो है मिला है। ठीक है, बाकी जो है और पॉइंट इसमें दिए गए हैं, याद रखिएगा। ये यहां पर कुछ जो है डेटा दिया गया है। टॉप, अगर आप बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज की, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का है, नंबर 1 पे इसको मिला स्थान। इंपीरियल कॉलेज लंदन सेकंड पोजीशन पे है, रैंक सेकंड पे है।
थर्ड पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, थर्ड नंबर पे है। फोर्थ रैंक पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड अमेरिका की है, ये भी है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये भी अमेरिका की, यानी कि अमेरिका के टॉप 1 2 3 4 5 टॉप 5 में 4 कंट्री, 4 जो है यूनिवर्सिटीज सीधे सीधे अमेरिका की है। एक केवल लंदन की है, इंपीरियल कॉलेज लंदन, बाकी ये लगातार जो है कई बार से फर्स्ट पे आ रही है। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है आपके लिए, इसको आपको क्या करना है, इस टेबल को याद कर लेना है। और आईआईटी दिल्ली को याद करना है कि भाई भारत में आईआईटी दिल्ली को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, बाकी अन्य स्थान अन्य को भी मिला है अलग अलग रैंक, लेकिन मेन ये है। वैश्विक शांति सूचकांक भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी किया गया। किसके द्वारा? यह वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लीजिएगा। 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को उनके शांति के स्तर पर रैंक प्रदान करता है, जो दुनिया की 99.7% आबादी को कवर करता है। इसके प्रमुख संकेतक ये सब यहां पर दिया गया है। मेन बात आगे अगर हम करेंगे तो आप देखिए, भारत ने 163 देशों में 115वां स्थान प्राप्त किया है और इसका जीपीआई इसका 2.299 है। ये पॉइंट आपके लिए हो जाता है सबसे महत्वपूर्ण, इसको करना है आपको याद। अब आप देखिए, रूस को 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे निचला स्थान दिया गया है, 163 रैंक दिया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी आपके लिए, तुरंत इसको क्या करिए, याद कर लीजिए। ए भाई कॉपी ले लो, उठा लो, ऐसे मत बैठे रहो गुलगप्पे से, कॉपी उठाइए और जो जो पॉइंट मैं आपको कहता हूं उसको एक एक करके याद करिए। 160 कंट्री में भारत को मिला 115वां स्थान, सबसे लास्ट स्थान मिला है आपको किसको? रूस को मिला है। ये देखिए आपको 163 रैंक मिली है। और इसके बाद रूस के बाद क्या है? यूक्रेन को स्थान मिला है। ठीक है, भारत में 0.58% का सुधार हुआ है। आइसलैंड 2008 के बाद से लगातार सबसे शांतिपूर्ण देश रहा, यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा रहा है? आप कहेंगे सर आइसलैंड रहा है। नंबर 2 पर इसका जीपीआई स्कोर 1.095 है। सेकंड रैंक पे आइसलैंड 1.26 स्कोर है इसका। न्यूजीलैंड थर्ड पे है, ऑस्ट्रिया 4 पे है और 5 नंबर पे स्विट्जरलैंड है। तो ये टेबल भी आपको क्या करनी है भाई साहब? याद करनी है। और इसके साथ में आपको भारत की रैंक आपको क्या करनी है? याद रखनी है। भारत की रैंक कितनी है? 115वें स्थान पर है 163 कंट्री में। याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिए किसी भी हाल में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसडीजी इंडेक्स भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए। एसडीजी इंडेक्स अक्सर पूछता है आपके एग्जाम में। तो भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में प्रगति करने वाले 167 देशों की लिस्ट में पहली बार टॉप 100 में आने के साथ अपनी स्थिति को क्या कर लिया है? मजबूत कर लिया। चूंकि टॉप 100 में आया, इसलिए यह प्रश्न भी आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि इस एसडीजी इंडेक्स को किसने जारी किया? आप कहेंगे सर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने जारी किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार इसके 10वें एडिशन के आधार पर भारत 2025 एसडीजी इंडेक्स में 67 अंकों के साथ में 99वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 99 का आंकड़ा भाई साहब आपको याद रखना है। भारत एसडीजी गोल में कितने स्थान पर है? 99 में है। और इस गोल को किसने जारी किया, मतलब इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा दरअसल इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ध्यान रखिएगा, डैम श्योर 2-3 प्रश्न इस आज के वीडियो से मिलेंगे, बिल्कुल भी आपको इसके प्रिकॉशन नहीं करना है। और जिसको जिसको मैं कहूं कि इंपॉर्टेंट है, उसको दिल दिमाग में ऐसा बिठा लीजिएगा कि परीक्षा हाल में वो प्रश्न आपसे गलत हो ही ना पाए। ठीक, ध्यान रखिएगा। और हां भाई साहब, सिलेक्शन लेना है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, इस भाव के साथ आगे बढ़िए। जो होगा वो देखा जाएगा। क्या कहा गया है? होई हैं वही जो राम रच राखा। इसलिए कर्म करिए, जो चाहेगा ऊपर वाला होगा उतना ही। लेकिन कर्म करेंगे तो कर्म की प्रधानता हमेशा क्या रहती है? प्राथमिक तौर पर रहती है। यानी कर्म करेंगे तो ईश्वर अल्लाह जीसस आपका साथ जरूर देगा। ठीक है, सकारात्मक रहिए। अभी आप लोग पैनिक हो रहे हैं, बहुत सारे कॉल मैसेज मेरे पास आते हैं कि सर सब भूल गए, सर लगता है कुछ भी नहीं याद है। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। एंड यू आर नॉट अ सिंगल पर्सन कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे मेरे पास 20, 25, 30 कॉल डेली आती है कि सर सब कुछ लग रहा है भूल गए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आपका सिलेबस इतना सा मोटा है, मतलब बहुत मोटा है। और भैया उसको करने में आपको लगता है 1 साल, तो 1 साल के सिलेबस को क्या आप 10 दिन में रिवीजन कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये लोड लग रहा है कि सब भूल गए हैं, मैटर बहुत सारा है, दिमाग में क्या हो गई? खिचड़ी पक गई है। उस खिचड़ी को आराम से डाइजेस्ट करिए, पेट में डालिए और आराम से बढ़िया से टेस्टी सा मुंह बनाइए और खुश हो जाइए।
दिक्कत कोई बात नहीं है, सबके साथ ऐसा हो रहा है, अपने आप को इस समय नेगेटिव मत करिए। ये हम्बली मेरी आपसे क्या है रिक्वेस्ट है, जो कुछ है ठीक है। और आप तो इतने मेहनती हैं, है ना, कहा गया कि जब छोड़ दी सुख की कामना, कोई टेंशन नहीं है, जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, और भगवान शंकर हो गए, फिर राग क्या श्रृंगार क्या, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिल लगा के तैयारी करिए। अभी जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, कुछ नया मत पढ़िए, जो कुछ पढ़ा है उसी को पढ़िए। कुछ सिलेक्टेड मैटर को पढ़ लीजिए, जैसे रिपोर्ट्स जो जो इंडेक्सेस हैं इनको कर लीजिए। इसके अलावा आप जो है लूसेंट से कुछ कुछ पैटर्न रेडी कर सकते हैं, बायो के स्पेसिफिक चैप्टर को कर सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे बजट कर सकते हैं, आईएसएफआर रिपोर्ट कर सकते हैं, सेंसस कर सकते हैं, सम पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ये सब कर लीजिए। यहां से बढ़िया नंबर आपके उठ जाएंगे। अब जैसे आज का ये वीडियो करा रहा हूं, अब आप इसको दिल लगा के कर लीजिए, पक्का है 1-2 प्रश्न यहां से बन जाएंगे। तो ऐसे कंटेंट को आप कर लीजिए, जो मैंने वीडियो करा है करंट अफेयर्स के सब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा और एक छोटा सा लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट है। अभी तो लोड नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं लेना, अपने दिल खोल के तैयारी करिए, जिगरा एकदम मजबूत करते हुए, ठीक है। आप सब मजबूत हैं और आरओ बन के आइए, समीक्षा अधिकारी बन के आइए। पार्टी आपको लखनऊ में मेरी तरफ से, जहां कहेंगे लखनऊ में उस रेस्टोरेंट में आपको जो मिलेगी पार्टी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टी, जहां कहेंगे लखनऊ में वहां पार्टी आपको दूंगा, ठीक। चलिए आइए, टाटा ग्रुप बना देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया भाई साहब, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2025 के अनुसार टाटा समूह ने 30 अरब का आंकड़ा जो है क्या कर लिया, बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। तो ये इसी के साथ ये इतिहास इसने जो है रच दिया है। ओके चलिए आगे, संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट। तो भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में वैश्विक स्तर पर 61% की तुलना में 68% की क्या की है, कमी दर्ज की है। और यह भी रिपोर्ट आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट के अनुसार नवजात मृत्यु दर में भी वैश्विक स्तर पर 54% की तुलना में 70% की क्या हुई है, कमी आई है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, संरक्षित क्षेत्रों का राष्ट्रीय मूल्यांकन। केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 के चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। यानी कि अगर देखा जाए संरक्षण करने के मामले में, पर्यावरण संरक्षण करने के मामले में कौन सा राज्य सबसे नंबर 1 पर है, तो आप कहेंगे सर केरल हो गया है। केरल ने अपने वहां पर नेशनल पार्क आदि को संरक्षित करने में खासा प्रयास किया है, इसलिए यह टॉप जो है स्टेट के रूप में उभरा है, जो रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई उसके अनुसार, ठीक है ना। यानी कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एंड इवोल्यूशन यानी कि MEE के अकॉर्डिंग जो है ये टॉप स्टेट बना हुआ है, ठीक है ना, याद रहेगा केरला आपका। ओके चलिए नाउ नेक्स्ट, देश में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की नई रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी कर दी गई है, ठीक है। तो नीति आयोग ने देश के सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी कि MSME उद्यमों की ताकत को बढ़ाने के लिए एक नई रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट क्या है, इनहांसिंग SMEs कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया शीर्षक से जारी की गई है, जिसे नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर के तैयार किया है। इसके अनुसार 2020 से 24 के बीच शेड्यूल्ड बैंक को, ये वही बैंक हो जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है। कौन से बैंक, शेड्यूल्ड बैंक से औपचारिक कर्ज पाने वाली माइक्रो और स्मॉल कंपनियों की हिस्सेदारी 14% से बढ़कर के कितनी हो गई है, 20% हो गई। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार MSME सेक्टर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 29% का योगदान देता है और 60% से अधिक कार्यबल को क्या करता है, रोजगार देता है। इसलिए सरकार, आपने देखा होगा, सरकार MSME क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर जो है प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को क्या करती है, लॉन्च करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए याद रखिएगा। ये कुछ चीजें यहां पर दी गई हैं, इन डेटा को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत मानव विकास सूचकांक, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा इसको भी। तो UNDP द्वारा 2025 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव विकास सूचकांक में 193 देशों में 130वें स्थान पर है भाई साहब। बस इतना आपको क्या करना है, ये रैंकिंग कितनी है, 130। किसकी रैंक है ये रैंक है आपके भैया जो है इंडिया की है। किसकी है, इंडिया की 130 रैंक, ठीक है। मानव विकास सूचकांक जो है, जो कि UNDP द्वारा जारी किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इस रिपोर्ट में भारत का SDI मूल्य कितना है, 0.685 है, जो मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा।
और आइसलैंड ने 0.972 SDI स्कोर के साथ विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया। तो यहां पर आइसलैंड क्या है, आइसलैंड टॉप 1 पर, यानी कि रैंक फर्स्ट किसकी है, रैंक फर्स्ट है आपकी आइसलैंड की, किसमें, मानव विकास सूचकांक में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये फिर उसके बाद नॉर्वे और फिर आपका आएगा स्विट्जरलैंड, यानी नंबर 1 पर आइसलैंड, फिर नॉर्वे और फिर आ जाएगा आपका स्विट्जरलैंड आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, भारत में मातृ और शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट आई है, इसी का आंकड़ा भी हाल ही में पेश किया गया है। भारत में सतत विकास लक्ष्य 2030 के अकॉर्डिंग जो है चीजें, अच्छा ये पॉइंट हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आई हैं इस रिपोर्ट में जो है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है, ठीक है। भारत के महापंजीयक द्वारा भी जारी नमूना पंजीकरण रिपोर्ट जो है उसी के अनुसार ये बातें यहां पर रखी गई हैं, जिसके अनुसार 2021 के अनुसार मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घट करके 93 हो गया है, ठीक है। और ये कुछ डेटा जैसे कि रिपोर्ट में कहा गया है कि शिशु मृत्यु दर भी 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 39 से घट करके कितना हो गया, 21 में 1000 जीवित जन्मों पर 27 हो गया। तो ये काफी बड़ी उपलब्धि सरकार ने हासिल की है। इन एक एक डेटा को आप एक बार क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दो फैक्ट, ये फैक्ट आपसे क्या है, इंपॉर्टेंट, और ये थर्ड फैक्ट, इतना फैक्ट आपको क्या करना है, याद कर लेना है। हो सकता है कि आप एग्जाम में ये प्रश्न पूछ ले, क्योंकि जब सरकार उपलब्धि को हासिल करती है तो निश्चित तौर पर वहां पर प्रश्न बन जाता है आपके लिए, ठीक। चलिए आगे, लद्दाख में दुनिया में सबसे ज्यादा हिम तेंदुओं की संख्या है। तो देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि WII और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सहयोग से वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा लद्दाख द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार मई 25 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दुनिया में हिम तेंदुओं, जिसको पैंथेरा उनिया बोलते, की सबसे ज्यादा संख्या दर्ज कर दी गई है। तो आपसे पूछ लेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो है तेंदुओं की संख्या कहां पर है, ठीक है, आप कहेंगे सर लद्दाख में, जो कि आपका UT है, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है अपने यहाँ पे, ठीक। चलिए, बिगड़ते वैश्विक भुखमरी संकट पर रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO ने 2024 में बिगड़ते वैश्विक भुखमरी पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें 53 देशों के 2,95,00,000 लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा से क्या हो रहे हैं, जूझ रहे हैं अपने आप पे। यह आंकड़ा 2023 के आंकड़ों से 1,37,00,000 क्या है, अधिक है। तो ये आप जान पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से एक जो है जैसे सूडान हो गया, सूरीनाम हो गया और सीरिया जैसे देशों में बहुत बड़े स्तर पर जो है संकट विद्यमान है, युद्ध और बाकी जो चीजों को देखते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख कारणों में से एक माना गया कि भाई इसने भी भूख संकट को बढ़ाया हुआ है। खाद्य सिक्योरिटी जो है कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा जो है सामने उभर के आ रहा है ग्लोबली, इसी पर ये बातें यहां पर की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 23वीं वार्षिक दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट। तो ब्रुसेल्स स्थित जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने साउथ एशिया मीडिया सॉलिडरिटी नेटवर्क की ओर से 23वीं वार्षिक दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार, जिसका शीर्षक था फ्रंट लाइन डेमोक्रेसी मीडिया एंड पॉलिटिकल चर्न, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार काठमांडू नेपाल में आयोजित यूनेस्को के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 25 के कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। इसको रिपोर्ट सालाना 8 दक्षिण एशियाई देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति की समीक्षा करती है, ठीक है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव शामिल होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है अलग अलग मुद्दों के अनुसार जो है रिपोर्ट में अपनी अपनी बातें कही जाती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, दूसरी ब्लू टॉक्स बैठक। तो तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की तैयारी के तहत भारत ने नई दिल्ली स्थित पृथ्वी भवन में दूसरी ब्लू टॉक्स बैठक का सफल आयोजन किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, फ्रांस और कोस्टारिका के दूतावासों के सहयोग से आयोजित इस बैठक का उद्देश्य वैश्विक समुद्री सहयोग को सशक्त बनाना और महासागर सुरक्षा से जुड़े सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में गति देना था, ठीक है। आप जानते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, SDG गोल्स जो है 2030 तक प्राप्त करने हैं, ठीक है। पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूएसए। क्या यूएसए भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो लंदन जो है स्थित ऊर्जा कार्गो ट्रैकिंग फर्म वोटे केसा के डेटा से पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रैल 2025 में संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, ठीक है। कौन? यूएसए भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षा एवं पोषण। क्या शिक्षा एवं पोषण, अच्छा खाना सीखें रिपोर्ट। तो पेरिस स्थित जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि मतलब कि यूनेस्को ने शिक्षा एवं पोषण अच्छा खाना सीखे शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है, जो दुनिया भर के स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर केंद्रित है। यह रिपोर्ट फ्रांस द्वारा 27 से 28 मार्च तक जो है पेरिस में आयोजित पोषण विकास
कार्यक्रम के अवसर पर जारी की गई है। इस रिपोर्ट में सरकारों से न केवल स्कूली भोजन तक पहुंच बढ़ाने बल्कि उनकी पोषण गुणवत्ता में सुधार करने का आग्रह किया है। आप जानते होंगे इसी रिपोर्ट में भारत की तारीफ की गई है। आप जानते होंगे प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील चलाया जाता है और मिड डे मील कार्यक्रम के तहत जो है बच्चों को भोजन आदि दिया जाता है, अच्छा पौष्टिक। तो इसमें इसी रिपोर्ट में भारत सरकार की तारीफ की गई कि आपने बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए, बच्चों में जो है आगे उनके मिलने से उनके भीतर जाए, उसके लिए जो है इस प्रोग्राम की काफी ज्यादा तारीफ की गई इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए। और आप जानते होंगे कि इसकी वजह से जो है जो उपस्थिति रही है वो क्या दर क्या हुई है, बढ़ी हुई है। 8% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है अटेंडेंस में उनके। ठीक है, पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 25 कार्गो हैंडलिंग में पहले स्थान पर आ गया है। यही पॉइंट आपको याद रखना है सबसे, बस हेडिंग याद रखिए, आपके लिए याद रहेगा और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो भारतीय बंदरगाह संघ के अंतिम अनुमानों के अनुसार उड़ीसा स्थित पारादीप बंदरगाह, क्या पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण, जिसे पहले पारादीप बंदरगाह ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता था, ये जो है अभी नंबर 1 पर रहेगा। अच्छा, एक बात और बंदरगाहों पर आप एक बात और प्रश्न पूछता है, कौन से कृत्रिम जो है बंदरगाह हैं, कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं, कई बार पूछता है आपके। तो आज ही लूसेंट में जो लिस्ट दी गई होगी फट से उसको उठाइए, ओपन करिए और पढ़ लीजिए कौन कौन से कृत्रिम बंदरगाह हैं, कौन कौन से प्राकृतिक हैं। ठीक है, चलिए। पहली डिजिटल खतरा रिपोर्ट तो अप्रैल 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिजिटल खतरा रिपोर्ट का पहला संस्करण लॉन्च कर दिया है। इसके अनुसार उभरते साइबर खतरों और बचाव रणनीतियों का व्यापक अवलोकन दिया गया है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का उद्देश्य विरोधियों की रणनीति को उजागर करना, निवारक और जासूसी नियंत्रण की सिफारिश करना, भविष्य के हमलों की भविष्यवाणी करना और वर्तमान रुझानों और चुनिंदा मामलों को उजागर करना। मतलब कि क्या खतरा हो सकता है साइबर से लेकर अलग अलग डिजिटल खतरा, आप जानते होंगे साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए दरअसल यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ओके, चलिए। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में रिकॉर्ड 29.52 गीगावाट की वृद्धि हुई है। बस यही पॉइंट आप याद रखिए, ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूछेगा ही प्रश्न आपके एग्जाम में तो यही पूछेगा कि भैया बताओ जो है भारत के रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसमें कुल कितने % की वृद्धि हुई है। आप कहेंगे सर 29.52 गीगावाट की वृद्धि हुई है। बस यही पॉइंट आप याद रखिएगा। आप जानते होंगे सरकार रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि जिस रिन्यूएबल क्या होता है जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कई बार रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में प्रश्न पूछ लेता है। तो सरकार जैसे प्रधानमंत्री सूर्य मुक्त बिजली हर घर योजना, आप जानते होंगे ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का ही एक उदाहरण है और सरकार इस पर खासा जोर दे रही है। तो अभी हमने खासा वृद्धि दर्ज कर ली, वही यहां पर रिपोर्ट में आपके सामने दिया गया है। ठीक, चलिए। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए तत्परता सूचकांक में भारत क्या भैया इसकी रैंक, आइए देखते हैं। तो जिनेवा स्थित व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अपनी नवीनतम 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट जारी की है। भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता सूचकांक पर 170 देशों में 36वें स्थान पर है। 2024 में रहा है जो 2022 में 48वें स्थान पर था। तो ये देखिए आप यहां पर इसके स्थान को यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, और अगर टॉप 5 कंट्री की बात करें तो इसमें से आप देख पा रहे होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम पर है, स्वीडन दूसरा, नीदरलैंड तीसरा और स्विट्जरलैंड आपका चौथा देश यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 में दुनिया के सबसे बेस्ट हवाई अड्डे में 9वां स्थान जो है दिया गया है। ठीक है, बस यही पॉइंट याद रखिए, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। क्या, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे बेस्ट हवाई अड्डे में, यानी कि दुनिया में जो सबसे बेस्ट हवाई अड्डे रहे हैं उनमें से, उन बेस्ट हवाई अड्डों में से इस इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा रख दिया गया है, 9वें स्थान पर दिया गया, यानी कि 9वें नंबर पर ये सबसे बेस्ट हवाई अड्डों में से क्या है, ये एक है। ओके, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद जो है यहां पर कुछ और पॉइंट दिए गए हैं। चलिए, 2024 में एग्री फूड टेक सेक्टर के लिए निवेश हासिल करने में भारत जो है क्या है, शीर्ष स्थान पर है। बस ये पॉइंट याद रखिए, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको फाट पे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट जो है एज ए हेडिंग के रूप में आपको याद रखनी है बस। ठीक है, चलो, ज्यादा इसके अंदर के चीजें अंदर की नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, बस इतना याद रखिए पॉइंट। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का चौथा संस्करण। अभी हाल ही में 15 अप्रैल 25 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के चौथे संस्करण के अनुसार न्याय प्रदान करने के मामले में कर्नाटक जो है 18 बड़े और मध्यम आकार के भारतीय राज्यों में
जो है सूची में क्या है, शीर्ष पर है। यानी कि न्याय के मामले में केरल क्या है, प्रथम स्थान पर आता है। अभी हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जिसका चौथा संस्करण था वो जारी किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक के बाद, सॉरी कौन सा, अच्छा कर्नाटक, केरल नहीं कर्नाटक है, कर्नाटक का प्रथम स्कोर है। कर्नाटक जो है, कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर क्या है, आंध्र प्रदेश। तो नंबर 1 पर क्या है, कर्नाटक, फिर क्या है, आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तीसरे स्थान पर आपका तेलंगाना है, क्या तेलंगाना है, याद रखिएगा। ठीक है, और चौथे पर केरल और फिर तमिलनाडु, फिर क्या है, केरल और फिर क्या है, तमिल। आप एक चीज नोटिस करिए कि यहां पर ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है इसके अनुसार जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु, ये सभी के सभी जो स्टेट हैं आपके साउथ के हैं। आप कुछ चीज इससे समझ पा रहे हैं, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य हो गए, बाकी जो हमारे राज्य हैं फिसड्डी इस मामले में। करप्शन का मामला आप देख ही पा रहे होंगे, जस्टिस कितना नहीं मिलता, कितना नहीं मिलता है, कितना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, निश्चित तौर पर आप इस बात को जानते होंगे। इस मामले में साउथ में क्या है, शांति है अपने आप में। ठीक है, और साउथ के लोग बेहतर भी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी बड़ी बात यहां पर देखने को मिल रही है आपको। तो ये रिपोर्ट आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार याद रखिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु आते हैं, इनको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। बस यही पॉइंट आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक है, आप जानते हो कि भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो वैश्विक आपूर्ति का 20% जो है हिस्सा है। जेनेरिक दवाओं के मामले में टॉप 1 पे है जो आपका इंडिया है। ओके, याद रखिएगा। चलिए, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार भी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केवल 60% देशों के पास स्कूलों में भोजन पेय पदार्थों के लिए कानून मानक जो है हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, ये एक बार आप देख लीजिएगा कि भैया इसमें क्या कहा गया है। ये एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार यही बात इसमें कही गई है। ठीक है, चलिए। बाकी ये एडवर्टाइजमेंट है 2026-27 के लिए, अगर आपको तैयारी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए नया बैच अभ्युदय का स्टार्ट हो चुका है। अभ्युदय के नाम से जो है ये बैच हमारा 26-27 में अगर आपको तैयारी करनी है तो आप तैयारी कर सकते हैं। आपके प्रश्न कई सारे आंसर अभी बैच क्यों लॉन्च कर दिया है, आपकी जानकारी में बता दूं कि जितना सिलेबस है उसको कवर करने के लिए, क्योंकि इसमें प्री प्लस मेंस है, प्लस टेस्ट सीरीज आपकी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब है। अगर आप 5 अगस्त से हमारा जो कि बैच स्टार्ट हो रहा है, 5 अगस्त से एडमिशन तो स्टार्ट है, लेकिन क्लासेस आपकी 5 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएंगी आपको। 5 अगस्त से भी भाई 1 साल लगता है आपको तैयारी करने में, तो 5 अगस्त 2025 से अगर एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अगस्त 2026 पहुंच गया आपका, पहुंच गया। आप सोचिए कि 1 साल लगेगा और 2026 से पहले पहले तो वैकेंसी आ ही जानी है, डैम श्योर है। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, तैयारी में जुट जाइए, समय आपके पास ज्यादा नहीं है, अभी से आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025, तो टाइम्स हायर एजुकेशन की हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा जो है क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक है, बेंगलुरु को 65.2 सुपर स्कोर के साथ एशिया में 38वां स्थान जो है दिया गया है, जबकि चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय 93 स्कोर के साथ एशिया में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला उच्च शिक्षण संस्थान जो है मिल गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कई सारे ना इसमें चीजें दी गई हैं। अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई को भारत का दूसरा सर्वोच्च रैंक वाला उच्च शिक्षण संस्थान का स्थान दिया गया है, इसे एशिया में 111वां स्थान दिया गया है। तीसरे स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर था। ठीक, चलिए, तो ये पॉइंट यहां पर और कई सारे दिए गए हैं, आप एक एक करके इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए। भारत में क्या, भारत में 17 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर। अब इसको छोड़ दीजिए, ऑलरेडी हमने आपको ये रिपोर्ट पहले करा रखी है, ये वही वाली रिपोर्ट है लगभग। ठीक, चलिए। भारत की पहली डॉल्फिन गणना रिपोर्ट, इसको हमने दैनिक कराली करंट अफेयर्स में कराया था, और इस पर हमने एक रिपोर्ट आपको अलग से एडिटोरियल के फॉर्म में कराई हुई थी। ठीक है, चलिए। अभी पीएम मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। ठीक है, यह अध्ययन 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया, जिसमें 3150 कार्य दिनों में 8500 किलोमीटर की दूरी तय की गई।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन जो है दर्ज की गई, इसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और असम का स्थान रहा है इसमें। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। 2025 में एशियाई शेरों की स्वाभाविक जनगणना शुरू करने की घोषणा भी की गई है, ठीक है। और वन्यजीव मानव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए कोयटम्बूर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री में एक उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करने की घोषणा की गई है मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए, गुजरात मिस्ट्री योजना के तहत 2 वर्षों में 19,020 हेक्टेयर मैंग्रोव रोपण के साथ पहले स्थान पर जो ये आ गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बस यही पॉइंट आप हेडिंग याद रखिए बस, ठीक है। गुजरात का स्थान प्रथम है। अच्छा, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, पता है किसी को क्या? अगर पता है तो मुझे कमेंट करके जरा बताइएगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। भारतीय टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो भारतीय टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम अब महिला संस्थापकों की वाली कंपनियों द्वारा जुटाए गए ऑल टाइम फंडिंग के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर। भाई साहब, आप जानते होंगे भारत भैया आजकल बहुत तेजी के साथ विकास कर रहा है इन सब क्षेत्रों में, और आगे जाने की इसकी क्या है उम्मीद है। देखते हैं कि ये कितना और आगे अभी जाता है, ठीक है। चलिए, भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के 100 मात्र मृत्यु दर का लक्ष्य जो है प्राप्त कर लिया है। ये अभी रिपोर्ट आई हुई, इसको आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो, बस ये पॉइंट आपको हेडिंग वाली स्किल याद रखनी है, इस हेडिंग को, ठीक है। चलिए, आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा निर्धारित MMR का लक्ष्य प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 मृत्यु दर प्राप्त कर लिया है। अच्छा, एक पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, ऐसी नीतियां जो है अक्सर आपके मेंस में, कहां पर मेंस में, चाहे वो बात आपकी किसकी हो, पीसीएस की हो, और चाहे बात आपकी यूपीएससी एग्जाम की हो, वहां पर ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जब कोई मिशन होता है, कोई जो है क्या कहते हैं नीतियां होती हैं, उन नीतियों पर अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो ये जो आंकड़ा आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इनको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। और ये सब रिपोर्ट अगर आप अपने मेंशन करते हैं ना मेंस में, मुख्य परीक्षा में, तो बहुत बढ़िया नंबर आपको मिलते हैं ट्रक भर भर के। तो ऐसे रिपोर्टों को आप लोग क्या काम करिए, इनके आंकड़ों को अलग से एक कॉपी बना लीजिए। मैं डेली जो कैंडिडेट कराता हूं उसमें मैंने आपको 2 कॉपी बनाई होगी ना, आपको याद है, उसी में मैंने एक कॉपी आपको बनाई मेंस की, जिसमें आप इन आंकड़ों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, तो ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। 11 मार्च 2025 को IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश जो है क्या है, बन गया है। ग्लोबली हम टॉप 5वें नंबर पर हैं भाई साहब, किसमें, प्रदूषण के मामले में। भाई साहब, ये बड़ी विकराल स्थिति है एक्चुअली में अपने लिए, है ना। चलिए, आप जानते होंगे इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 जो है भारत के हैं, यानी कि टॉप 20, कोई 20 टॉप शहर हैं जो है क्या है, ठीक है, 20 शहर हैं, और इस 20 में से 13 जो शहर हैं, 13 के 13 केवल भारत के हैं। बताइए, यह स्थिति है भारत देश की कि हम वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में हम कितने खराब स्थिति में हैं। टॉप 20 जो है शहरों में 13 भारत के हैं, और बाकी ग्लोबल लेवल पर जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें 5वें स्थान पर है, 5वां देश हमारा 5वां है। यह स्थिति बहुत खराब है, इसीलिए विकास के नाम पर जो हम विनाश कर रहे हैं उसमें सुधार करना पड़ेगा, और हमें पेड़ों को बढ़ाना होगा, पेड़ों को लगाना होगा। आपका जब जन्मदिवस होता है, आपके जब कुछ और चीजें होती हैं, आप लोग अपने रिश्तेदारों को साड़ी देते हैं, सूट देते हैं, फला देते हैं, यह सब ना दे करके, बल्कि विवाह में आए हुए लोगों को, मुंडन संस्कार में आए हुए लोगों को, या जो भी कोई फंक्शन हो, आप वहां पर पौधा दान दीजिए, अच्छे पेड़ दीजिए। अगर आपने 500 पेड़ दान कर दिए, 500 में से 100 बचेंगे, कोई नहीं लगा पाया, सूख गया, कुछ हो गया, 100 बचेंगे, 10 बचेगा। लेकिन अगर हर व्यक्ति यही काम करने लग जाए, देखिएगा दुनिया में हम टॉप 1 एयर क्वालिटी मामले में आ जाएंगे, और सबसे अच्छा परिणाम हमारा होगा। यह काम अगर आप नहीं करते हैं, जरूर करिए। किसी को कुछ कोई गिफ्ट देना है, आप पेड़ दीजिए, कुछ खाने पीने का पदार्थ भी दे दीजिए, साथ में पौधा दे दीजिए, बहुत आवश्यक है। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये बात यहां पर जो है लिखी गई है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, SIPRI से प्री रिपोर्ट है 24, तो स्वीडिश स्थित
थिंक टैंक मतलब स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन 2020 और 24 के बीच प्रमुख हथियारों के आयातक के रूप में उभरा है। यानी कि यूक्रेन में खूब हथियार आए, जिसका आयात 2015 से 19 की अवधि की तुलना में लगभग 100 गुना बढ़ गया है। ध्यान रखिएगा, भारत 2020-24 के दौरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। बढ़िया, यानी कि हमने खूब ज्यादा हथियार लिए। मैंने कई बार कहा है कि सरकार डिफेंस पर, एजुकेशन पर और हेल्थ पर खूब काम कर रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कतर और सऊदी अरब क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इस अवधि के दौरान अमेरिका, फ्रांस, रूस शीर्ष 3 वैश्विक हथियार निर्यातक रहे। यानी कि अमेरिका ने, भारत ने और फ्रांस ने और रूस ने जो है क्या है, खूब हथियार बेचे हैं। ये टॉप जो है क्या है, निर्यातक देश रहे हैं। किसके? हथियार के मामले में इन्होंने खूब हथियार बांटा है। और अमेरिका तो वैसे ही बदनाम रहता है, आप जानते होंगे, हथियारों को निर्यात करने के मामले में अमेरिका खूब आगे है। कहा भी जाता है कि पहले युद्ध करवाता है अमेरिका, फिर हथियार बेचता है ना, याद रखिएगा। चलिए, भारत दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए शीर्ष स्रोत देश जो है बन गया है। ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है ना। चलिए, बस यही आंकड़ा आपको याद रखना है। चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 बड़ा इंपॉर्टेंट यह भी है आपके लिए। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है, जो 2024 में 126वें स्थान से एक सुधार है अपने आप में। ठीक है, चलिए, आप जानते हो कि रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष सबसे खुशहाल देश के रूप में उभरा है। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 118वें स्थान पर है। किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ठीक है, इसकी रैंक कितनी है? 118 है। और जो है फिनलैंड आपका नंबर हमेशा जो है टॉप पे रहा है, अभी भी टॉप पर है। ठीक है, चलिए, ये सब आप पॉइंट बाकी देख लीजिएगा। चलिए, ये सब बाकी फिनलैंड लगातार टॉप पे रहा है। डेनमार्क, आयरलैंड कम से कम दूसरे और तीसरे पर हैं। तो नंबर 1 पर फिनलैंड, फिर डेनमार्क और फिर आइसलैंड है। ठीक, चलिए, अमेरिका जो है सबसे निचले पायदान पर है, 24वें स्थान पर है, जो अब तक के सबसे निचले स्थान, मतलब 24वें स्थान पर है। याद देखिएगा, अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो आपकी इंडेक्स है। पाकिस्तान का स्थान क्या है? 109वां है, 109वें स्थान पर है पाकिस्तान। और हम किस स्थान पर हैं? हम हैं भैया आपके जो है यहां पर किसमें? 118वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज यह भी बहुत मजबूत हुआ है। आप जानते होंगे, सरकार ने व्यापक स्तर पर प्रोग्राम पॉलिसीज को लॉन्च किया है। गरीबी को दूर करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। उस मामले में जो है भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है मजबूत हुआ है। ये आंकड़े यहां पर आप देख पा रहे हो कितना मजबूत हुआ है। ठीक है, ये देखिए, तो जो ILO है यानी कि इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 के 24.4% की तुलना में 2024 की में दोगुना होकर 48.8% हो गया। यानी कि हमने सोशल सिक्योरिटी को और मजबूत किया है, लोगों को हमने न्याय दिया है, गरीबी हमने दूर करने का प्रयास किया, जो कि सही रहा है। ठीक है, यही आंकड़ा यहाँ पर दिया है। चलिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया भारत। इसने जो है श्रीलंका को शायद पीछे पछाड़ दिया है। श्रीलंका को पीछे पछाड़ते हुए दुनिया का दूसरा जो है टॉप निर्यातक देश बन गया है। किसके मामले में? चाय के मामले में। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए याद रखिएगा। चलिए, और ब्लैक टी जो है सबसे ज्यादा निर्यात करने वाली जो है टी है हमारे यहां से भारत में। यह पॉइंट यहां पर लिखा है। चलिए, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, तो इसके अनुसार चीन का शहर संघाई मुंबई को भी छोड़ते हुए एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया है। कौन सा जो शहर बन गया है? संघाई। पहले मुंबई इसमें आगे था, अब हो गया संघाई चीन का। ठीक है, बस इतना याद रखिए पॉइंट। इस रिपोर्ट के अनुसार रोशनी नादर दुनिया की शीर्ष 10 सबसे धनी महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय भी बन गई हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना है। भारत ने अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा अरबपतियों वाले देश के रूप में अपना नाम दर्ज जो है करा रखा है। आप जानते होंगे टॉप 3 में है भैया, किसमें? अरबपतियों के मामले में है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए, यानी कि जो है अमेरिका है पहले पर, फिर चीन है, फिर उसके बाद भारत का स्थान आता है। ठीक है, चलिए, 15वां संस्करण ये जो है ये रहा है इसका, इस रिपोर्ट का। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। यह भी बड़ी अच्छी बात है अपने आप में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फोन अब भारत में ही बनते हैं। ये बड़ी बात है अपने आप में। तो ये एक अच्छी बात ये भी है।
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता जो है बन गया है। तो आप जानते हो कि वैसे भी पॉपुलेशन हमारे यहां पर है और बड़ी बड़ी कंपनियां सब यहां पर काम कर रही है, आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है 2024, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, चलिए। इसमें डेनमार्क जो है लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान पर है। इसको याद रखिए, डेनमार्क क्या है, नंबर 1 रैंक पे है। ठीक, उसे सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया। सबसे कम भ्रष्ट वाला देश कौन सा, डेनमार्क है। उसके बाद फिनलैंड आएगा और फिर आएगा सिंगापुर। ठीक है, क्या नंबर 1 पर आपका क्या आ जाएगा, डेनमार्क में भ्रष्टाचार सबसे कम है। फिर आपका नाम किसका आएगा, फिनलैंड का आ जाएगा, नाम याद रखिएगा। और फिर आ जाएगा आपका सिंगापुर। ठीक है, ये सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में से आते हैं। नंबर पर डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर। और आपका जो ये है इंडिया है, इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक जो है कितनी है भैया, इसमें जो है 96 स्थान पर ये। ठीक है, यानी कि दबा के भ्रष्टाचार होता है ना। आप लोग भी पहले क्या कहते हो, पीसेस बनके हम समाज सेवा करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, लेकिन जैसा ही पीसेस बनते हो, आइस बनते हो, मामला जस्ट अपोजिट हो जाता है, करप्शन में डूब जाते हो कहीं ना कहीं, है ना भैया। नहीं कहते सभी आइस पीसेस वैसे होते हैं, लेकिन अधिकतर पर यह आरोप लगता रहता है और मीडिया में खबरें आप देखते रहते हो, फला आइस के यहाँ पर इतना करोड़ रुपया मिला, फला के यहाँ इतना रुपया मिला, इनके यहाँ इतना मिला, है ना, जानते होंगे आप लोग। चलिए, खैर नहीं करना चाहिए। आप लोग एथिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का सिलेबस आपके भीतर है, मतलब आपके सिलेबस के भीतर है, और उसमें आप भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ठीक है, सत्यनिष्ठा, दया, करुणा आदि शब्दों को पढ़ते हैं। और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं तो फिर आपके मानव होने का कोई जो है मूल्य नहीं रह जाता है। अगर डिकोड एग्जाम पर पीसीएस का बैच अगर कभी आप लेंगे तो वहां पर मैंने एथिक्स पढ़ाया हुआ है आपको। एथिक्स गवर्नेंस मैंने 2 सेक्शन पढ़ाया हुआ है, आगे सेक्शन भी कई सारे हैं, लेकिन ये 2 मेरे मेन सेक्शन हैं। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो मैं मानता हूं कि आप एक बहुत बेहतर इंसान बन के निकलेंगे। अगर लगभग 60-62 क्लास मेरी हैं पीसीएस में एथिक्स की, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, डेफिनेटली होगा, और आप एक बहुत बेहतर इंसान बन के निकलेंगे। लेकिन लोग होते नहीं है, पैसा एक ऐसी चीज है इंसान का दिमाग पगलवा देती है एकदम, है ना। खैर छोड़िए। भारत के पड़ोसियों में पाकिस्तान की रैंकिंग 135 है, श्रीलंका 121 है, तो ये रैंकिंग भी आपको क्या करनी, याद रखनी। और चीन 76वें स्थान पर है इसमें। ठीक है, चलिए। अधिकतम गिद्धों वाला राज्य, ये भी हाल ही में गिद्ध रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जो है गिद्ध है। और आप जानते होंगे जो गिद्ध होते हैं ये क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी कंज्यूमर। क्या है ये अपने आप में बताइए, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी किस में आएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और बताइएगा आप लोग कि गिद्ध का रोल क्या होता है। हालांकि डिक्लोफेनेक और डीडीटी दवाओं के प्रयोग के द्वारा गिद्धों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई थी, लेकिन सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप जो है गिद्धों की संख्या बढ़ गई। बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है आपके पारिस्थितिक तंत्र में कौन, गिद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये भैया अब हो गई है ये एमपी में सबसे ज्यादा, और इस गणना के अनुसार गिद्धों की संख्या बढ़कर जो है अब हो गई है 12,981। ठीक है, कितना, 12,981, याद रहेगा। चलिए, 28वीं वार्षिक ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट रिपोर्ट अभी मतलब की आई हुई है। तो इसने जो है भारत के 37 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक 543 प्रजातियों के 7 पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया, जो लगातार तीसरे वर्ष राष्ट्रीय सूची में शीर्ष स्थान पर है। यह उपलब्धि 14 फरवरी से 17 फरवरी 2025 तक आयोजित दुनिया के सबसे बड़े पक्षी दर्शन कार्यक्रम में से एक 28वें वार्षिक ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये जानिएगा। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार भारत में पक्षी प्रजातियों की कुल संख्या 2024 में 1036 से बढ़कर के 2025 में 1068 हो गई, यानी कि इतने ज्यादा बर्ड स्पीशीज जो है अपने इंडिया में पाई जाती है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए। इसके अतिरिक्त भारत में प्रस्तुत चेकलिस्ट पक्षियों की एक सूची जिसे कोई देख सुन या पहचान सकता है की संख्या 2025 में 44,300 तक पहुंच गई है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार इस रैंकिंग में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक प्रजातियों के साथ शीर्ष पर रहा है, उसके बाद उत्तराखंड, फिर उसके बाद जो है बाकी जो है आपकी स्टेट आएंगे इसमें। ठीक है, चलिए।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपका। ओके चलिए, ऐसी रिपोर्ट अक्सर पूछी जाती है आपसे, है ना, जिसमें भारत में कुछ अच्छा काम हो रहा हो। ओके चलिए, फोर्ब्स की 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाएं भैया कौन कौन सी हैं, तो इसके अनुसार जो है अगर आप 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची की बात करेंगे तो ये जो है क्या है इसमें देखिएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित वॉलमार्ट इंक के संस्थापक सैम वाल्टन की बेटी एलिस लुइस वाल्टन ने 112 यानी कि 112.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ कुल संपत्ति के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त उन्होंने किया है। इसके अलावा भारत की सावित्री देवी जिंदल और परिवार ने जो है समूह ने 32.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक, ये सब महिलाओं की बात की गई, इसमें टॉप जो कौन अमीर महिला हैं। विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर है। तो हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है और भारतीय कंपनियों ने 2024 में आईपीओ के माध्यम से 90.5 बिलियन डॉलर जुटाया, जो दुनिया भर में आईपीओ का 23% है। तो ये कुछ रिपोर्ट यहां पर आई हुई है, उसके अनुसार यहां पर डेटा दिया गया है। ठीक है, चलो भारत की पासपोर्ट रैंकिंग ये क्या है, तो भारत का पासपोर्ट 2025 के द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें स्थान पर है। बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। ये पासपोर्ट रिपोर्ट भाई कई बार आपके एग्जाम पूछी जाती है और रिपोर्ट किसने जारी किया है, द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें 85वें स्थान पर है। इस वर्ष भारत की रैंकिंग 5 स्थान नीचे आ गई है, जो पहले 80 स्थान पर था। 80 से आप 5वें मतलब 5 डाउन हो गई है। इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक अब 57 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, यानी कि 57 देश ऐसे हैं जहां पर वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आपका पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल है। ठीक है, चलिए इसमें पाकिस्तान के रैंकिंग जो है 103 है, 3 नंबर पे है। सिंगापुर ने लगातार दूसरे वर्ष में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में कब्जा अपना बना रखा है। ठीक है, यह बात आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। इस सूची में जापान क्या दूसरे स्थान पर, पहले पर सिंगापुर है, दूसरे पर जापान है, तीसरे पर जो है बाकी कौन सा देश है, आप एक बार पता कर लीजिएगा। तो ये पॉइंट आपको क्या करना, ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इंडिया के रैंकिंग और टॉप 1 और टॉप 2 पे कौन सा कंट्री है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, टॉप 1 पर सिंगापुर, फिर जापान, और इंडिया की रैंक कितनी है, 85 है, जो कि 5 डाउन हो गई है अंक। ठीक है, चलिए लद्दाख पहली पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई बन गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस यही फैक्ट आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अंतरिक्ष डॉकिंग प्राप्त करने वाला चौथा देश बन गया। डॉकिंग और अनडॉकिंग पता ही होगा, अंतरिक्ष दो अंतरिक्ष यानों का जोड़ना, विमानों का जोड़ना क्या है, डॉकिंग, और अलग होना अनडॉकिंग। तो डॉकिंग प्रोसेस को करने वाला टॉप 4 कंट्री बन गया इंडिया। ये डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रोसेस सबके पास नहीं है, मतलब ये भारत इसमें चौथा देश बन गया है। ठीक है, चलिए अच्छा, तो फिर तीन देश कौन से हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर इंडिया चौथा देश बन गया है तो फिर 3 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करिएगा, मुझे बताइएगा तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश जो है भारत बन गया है। अब यही पॉइंट आपको क्या करना है, याद करना, बस यही पॉइंट याद रखिए। ग्लोबली जो है 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जो है बन गया कौन, इंडिया बन गया। ठीक है, चलिए भारत मुख्य रूप से बिना भुने कॉफी बीन्स का निर्यात करता है अपने आप में। ठीक, चलिए कर्नाटक कॉफी उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है, और उसके बाद केरल और तमिलनाडु का नाम आता है। तो ये भी इंडिया के अंदर भी आप ये बात याद रखिए, कर्नाटक जो है इसमें सबसे आगे है, पहले कर्नाटक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, केरल एंड तमिलनाडु। क्या कर्नाटक, फिर क्या आ जाएगा, कर्नाटक के बाद आपका आ जाएगा केरल, कर्नाटक, केरल एंड देन तमिलनाडु। ये क्या है, सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक जो है राज्य हैं किसमें, इंडिया के मामले में। ठीक है, और ग्लोबली जो है इंडिया की रैंक कितनी है, 7वीं है। ये क्या है, 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर क्या है, इंडिया है, किसमें, कॉफी के मामले में, कॉफी उत्पादन के मामले में। ठीक है, कॉफी के शौकीन तो आप सभी लोग होंगे निश्चित तौर पर, है ना। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना विशेष तौर पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो चाय हुआ, आपका कॉफी हुआ, दाल हुआ, ठीक है, सरसों हुआ, गेहूं हुआ, धान हुआ,
इन सबके उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबली और स्टेट लेवल पर यह प्रश्न आपसे पूछता है, तो इसको एक बार अच्छे से आर्थिक वाले सेक्शन में इसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रिटेन के 10% लोगों ने भारत से 33.8 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी। आप जानते होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, व्यापार करने आई थी, लेकिन उसने खूब लूटा पैसा। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसने कहा है कि ब्रिटेन ने जो है खूब पैसा लूटा। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इसमें जो है बताई गई हैं, आप देखिएगा। ब्रिटेन ने 1785 से 1900 के बीच में, ठीक है, उपनिवेशवाद के दौरान भारत से 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निकाले, जिनमें से 33.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर सबसे अमीर 10% के पास गए। यह राशि आज के समय में इतनी बड़ी है कि इससे लंदन की पूरी सतह को 50 पाउंड के नोटों से 4 बार ढका जा सकता है। इतना पैसा लूटा अंग्रेजों ने भारत से। देश हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। सिर्फ किताबों में नोट दर्ज नहीं है भाई साहब, भारत विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था। यह बात सिर्फ किताबों में न लिखी नहीं है, यह बात वास्तविकता में थी। लेकिन आज हम पश्चिमी कल्चर, मॉडर्निटी के चक्कर में अपने सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं को धूमिल करते हुए चले जा रहे हैं, देश को बर्बादी के गर्त में डुबाते चले जा रहे हैं और कहते हैं कि हम विकास करें। नहीं, हमारा देश पहले विकास के नंबर 1 पॉइंट पे था। हम ग्लोबली नंबर 1 टॉप कंट्री थे और विश्व गुरु थे। हमारे ही दिशा निर्देशों के आधार पर जो है बाकी के देश चलते थे, लेकिन हमने अपनी संस्कृति, परंपराओं को पतन करना शुरू कर दिया। ध्यान रखिएगा, जो देश शिक्षा के मामले में डाउन होता चला जाए, अगर हमने अपने वेद को नहीं समझा, अपने संस्कृतियों परंपराओं को नहीं समझा, आज भी मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा हमारा है, आप कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, वेद का नाम कोई नहीं लेगा, वैदिक कल्चर पे कोई नहीं चलेगा। हमने अपनी परंपराओं को धूमिल किया है। यही कारण है कि दिन ब दिन हम डाउन होते हुए चले जा रहे हैं। हमें हमेशा अपनी चीजों पर प्राउड फील करना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक स्टेटमेंट आया था, बहुत साल पहले की बात है, जब वो राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था कि देश को अगर पुनः से विश्वगुरु बनना है, देश को पुनः से आर्थिक महाशक्ति बनना है, देश को पुनः से अगर मजबूत स्थिति में आना है, तो भारत देश को वैदिक परंपराओं पर और वेदों पर रिसर्च करना पड़ेगा। यह बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि टॉप साइंटिस्ट थे अपने आप में, देश के राष्ट्रपति थे, उनका स्टेटमेंट था। और मुझे याद है कि उनके इस बात को न्यूज़पेपर में इतने छोटे से कटिंग में, सबसे लास्ट पेपर में इतने छोटे से कटिंग में जो है लिखा गया था। बताइए, इतने बड़े व्यक्ति का स्टेटमेंट इतने छोटे से पेज में लिखा गया था। इस खबर को पढ़ करके मुझे बड़ा आत्मीय ग्लानि हुई कि अगर ऐसे बड़े लोगों की बातों को इस तरीके से अगर अखबार जो है चलाते हैं, आप सोचिए कि स्थिति देश की क्या होगी। आज अगर गुरुकुल पद्धति की बात कर लेता हूं तो गुरुकुल के नाम से लोग डर जाते हैं। मेरी स्टडी भी सारी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उत्तराखंड से हुई है। क्या मेरे नॉलेज में कोई कमी नजर आती है? क्या मैं एग्जाम नहीं देता हूं? क्या मेरा एग्जाम कोई नहीं निकला? तो गुरुकुल के नाम पर लोग कई बार क्या सोचते हैं कि खराब पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है। हमें अपनी गुरुकुल परंपराओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी शिक्षा, परंपराओं, संस्कृतियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर देखिए भारत की जीडीपी कितनी आगे जाती है और भारत पुनः से सोने की चिड़िया और विश्वगुरु बन जाएगा। लेकिन इंस्टा खेलिएगा, चैटियाइएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अपने बारे में सोचिएगा तो नहीं होगा, कुछ भी होगा। देश के बारे में सोचिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कन नहीं है, सांस हो मातृभूमि के लिए, है ना। याद रखिएगा। चलिए, ये सब कुछ पॉइंट यहां पर दी गई हैं, आप इसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। यह रिपोर्ट अधिकार समूह ऑक्सफैम इंटरनेशनल की नवीनतम प्रमुख वैश्विक असमानता रिपोर्ट का हिस्सा है, जो हर साल विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन जारी किया जाता है। ओके, ठीक है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों ने इसकी शुरुआत की थी, जो खुद ही कानून बन गई और कई औपनिवेशिक अपराधों के लिए जिम्मेदार पाई गई अपने आप पे। इसी ने जो है सब कुछ जो है बदतमीजी की अपने आप में। चलिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, तो इसके अनुसार भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शक्तिशाली सेना वाला देश बना गया है। बहुत बड़ी बात है। यह जो रिपोर्ट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जारी की गई है, इसके अनुसार दुनिया में चौथे सबसे शक्तिशाली सेना देश कौन सा है? इंडिया है। भैया भिड़िएगा नहीं इंडिया से। और मैंने अभी क्या कहा था कि अभी आपने देखा कि सबसे बड़े आयातक देशों में से भी आपका इंडिया है। हम हथियार खरीद रहे हैं और डिफेंस पर खूब पैसा खर्च कर रहा है सरकार। डिफेंस के मामले में, डिफेंस सेक्टर में पैसा खर्च करने के मामले में
बजट में कौन सा देश आगे, मतलब भारत की रैंकिंग क्या है, ये प्रश्न भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। कमेंट करके बताइएगा कि सरकार डिफेंस पर कुल कितना पैसा खर्च करती है और किस स्थान पर भारत का रैंक आता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, अमेरिका, रूस, चीन के बाद जो है चौथा सबसे बड़ा सैन्य मजबूत देश जो है कौन हो गया, भारत हो गया है। भूटान को इस इंडेक्स में सबसे नीचे 140 मतलब 145 स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। पाकिस्तान 9वें स्थान पर था, जो 25 की रैंकिंग में 12वें स्थान पर आ गया है। 12वें स्थान पर जो है आपका पाकिस्तान है। ठीक, ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए। दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में उदयपुर को भी शामिल कर लिया गया है। झीलों की नगरी उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल कर लिया गया है। विश्व के 31 शहरों की सूची में उदयपुर और साथ ही मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भी इसमें शामिल हो गया है। यूनेस्को के रामसर ने दोनों शहरों को वेटलैंड शहर में शामिल कर लिया है। ठीक, याद रखिएगा। ई श्रम पहल के तहत राज्य विशिष्ट माइक्रोसाइट्स और व्यवसायिक कमी सूचकांक का शुभारंभ। तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राज्यों के शासित 7 प्रदेशों के श्रम मंत्रियों एवं सचिवों के साथ बैठक के दौरान 2 महत्वपूर्ण पहलों, कौन कौन से, ई श्रम पहल के तहत राज्यों के शासित प्रदेश माइक्रोसाइट तथा व्यवसायिक कमी सूचकांक का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है इन्होंने। ठीक है, क्या देखिएगा। अब ये हमारा मैटर जो था, ये सबका सब क्या हो गया है, पूरा हो गया है। हमने जितने महत्वपूर्ण सूचकांक और बाकी जो चीजें थी हमने देख ली हैं, पूरा हो गया है। और अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपका लक्ष्य जो है 2025 का और खासकर 2026 का एग्जाम अगर है पीसीएस का, तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं पीसीएस के। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, बेसिक से आपको पढ़ाई जाएंगी। इसमें आपको जो है प्री का मैटर, मेंस का मैटर दोनों मिलेगा। साथ ही में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के साथ में आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में नोट्स मिलेंगे। प्री का आपको पीवाईक्यूज मिलेगा, आपका मेंस का पीवाईक्यूज वीडियो के माध्यम से मिलेगा। प्री का और मेंस का दोनों का पीवाईक्यूज वीडियो के माध्यम से आपको कराया जाएगा क्लास में। इसके अलावा प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली क्विज आपका प्री का, डेली आंसर राइटिंग आपके जो है मेंस की, ये सब चीजें जो है आपको यहां पर कराई जाएंगी एक एक करके। और मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा आपको। कोई डाउट होगा तो उसके लिए सीधे आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको कोई डाउट होता है सीधे आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको जो है सीसेट भी पढ़ाया जाएगा। सीसेट के अलावा आपका एसए और बाकी कंटेंट भी आपको इसमें जो है कराया जाएगा। तो ये सब मैटर आपको यहां पर कराया जाएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको बैच को ज्वाइन करेंगे। और अगर आप इस बैच को लेते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई भी बाहरी मैटर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे खास बात क्या है, इस बैच को लेने के बाद आपकी आरओ एआरओ की भी तैयारी हो जाएगी और पीसीएस की भी हो जाएगी और यूपीएससी के जो आपके 4 पेपर हैं प्लस प्री है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि आपके जीएस का सिलेबस 4 पेपर का हुबहू यूपीएससी का सिलेबस है आपका, डिट्टो, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इस बैच को आप लीजिए, आगे बढ़िए। इस बैच को लेने के बाद अगर इंटरव्यू तक जाते हैं तो आपकी फीस एज ए रिवार्ड आपको रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, याद देखिएगा। तो ये सारी जानकारियां आपको अगर लेनी है, बैच में एडमिशन लेना है, तो आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पीसीएस 26 या 25 लिख करके आप यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी सूचना। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए। आई नो कि लोड हो रहा होगा एग्जाम का, लेकिन लोड नहीं लेना है आपको, आगे बढ़ना है आपको, है ना, बिना किसी टेंशन के। क्योंकि क्या है ना कि लोड लेंगे तो आपके जो आने वाले जो 7-8 दिन हैं इसी आपके खराब हो जाएंगे और नेगेटिविटी के कारण एग्जामिनेशन हॉल में आप प्रश्नों को गलत करके चले आएंगे। तो अभी प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहिए, टेंशन में मत रहिए। कहीं कोई दिक्कत होती है सीधा आप मुझे जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर कोई लोड आपको हो रहा है, कोई टेंशन हो रही है तो ठीक है, बस मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगले सीरीज में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।